Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. We are studying structure and functions of cell. In the previous lecture, we have studied plasma membrane, cell wall and other different cell organelles present in cytoplasm. In this lecture, we will study nucleus of the cell. Now start the lecture and understand what is cell. See, the body of every living organism is made up of smallest unit which is known as cell, and cell is the basic structural and functional unit of a living organism. Also, cell usually have ability to reproduce, right? तो सेल अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकती है, राइट, थ्रू सेल डिवीजन. और जो इसका जो स्टडी की जाती है वो किस में की जाती है? द साइंस ऑफ स्टडिंग सेल्स इज नोन एज साइटोलॉजी. वी वर स्टडिंग सेल स्ट्रक्चर. अब सेल स्ट्रक्चर क्या होता है तो हमें पता है, राइट. द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट नोन एज सेल. और जो सेल होती है वह भी डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर ही क्या होती है? बनी हुई होती है. तो cells are made up of different components known as cell organelles. और ये जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ये स्पेसिफिक फंक्शन को क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं. because these cell organelles are living structure, therefore these cell organelles are capable of performing functions of life, right. तो जो सेल्स हैं वो डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बनती हैं जिनको क्या कहा जाता है? सेल ऑर्गेनेल कहा जाता है. और ईच सेल ऑर्गेनेल परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन. क्योंकि यह एक लिविंग स्ट्रक्चर होता है इसीलिए यह कई फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए क्या होता है? केपेबल होता है. जो जितनी भी सेल्स होती हैं उन सेल्स में लगभग एक ही प्रकार के क्या पाए जाते हैं? ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, राइट. और सेल स्ट्रक्चर को हम समझने के लिए जो जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं उनको 3 पार्ट्स में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं. सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और तीसरा क्या हो जाएगा? द न्यूक्लियस हो जाएगा, राइट. तो यहाँ पर जो सेल है, सेल में हमने देखा था कि जो द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, तो सेल के स्ट्रक्चर को हम इन 3 जो पोर्शन है उनसे समझ सकते हैं. सेल में सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है एनिमल सेल में वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है. और जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होती है? सेल वॉल होती है. फिर बीच में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है. और न्यूक्लियस के बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन एवं न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है जो कि जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें डिफरेंट क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत ही अच्छे से समझ लिया है, राइट. अगर हम बहुत ही शॉर्ट में समझें तो हमने सबसे पहले लेक्चर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझा था, राइट. द layer of cell which is composed of lipid and protein is known as plasma membrane. और ये सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो कि कोशिका के अंदर एवं कोशिका से बाहर जाने वाले जो सेलेक्टिव मटेरियल को ही परमिट करती है. साथ ही साथ यह एनिमल सेल को जो है शेप और साथ ही साथ सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है. ये केवल और केवल अगर हम देखें तो ये जो डायग्राम है अगर इसको हम हटा दें तो ये जो है एनिमल सेल का हो जाएगा. अब प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों ओर सेल वॉल पाई जाती है, राइट. तो अगर हम देखें सो द थिक कवरिंग और द थिक आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल इज नोन एज सेल वॉल. और जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल सेपरेट्स द इंटीरियर मटेरियल ऑफ द सेल टू द एक्सटीरियर एनवायरनमेंट. जो सेल वॉल है यह भी क्या करती है? प्लांट सेल को सेफ्टी प्रोवाइड कराती है, साथ ही साथ जो है शेप को मेंटेन करने में हेल्पफुल होती है. अब ये जो दोनों चीज़ हैं ये हमने बायोलॉजी का जो पहला लेक्चर था उसमें पढ़ा था. फिर प्रीवियस लेक्चर में हमने साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में समझा था. देखिए सेल में देयर इज अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर, उसको ही क्या कहा जाता है? देयर इज अ मेम्ब्रेन बाउंड
स्फेरिकल स्ट्रक्चर जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है। और न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो लिक्विड जेली लाइक जो लिक्विड पाया जाता है उसको ही क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। और साइटोप्लाज्म में ही कई सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला कौन सा हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, राइट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ कैनाल्स, राइट, कैनाल ट्यूब्स हो जाएगा। और ये इंट्रामोलिकुलर ट्रांसपोर्ट को क्या करता है, इंट्रामोलिकुलर ट्रांसपोर्ट को अवेलेबल कराता है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये इंट्रामोलिकुलर ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ ही साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे ये हो जाएगी यहाँ पर ये रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होती है उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, राइट, द मॉलिक्यूल्स आर फाउंड ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिनको राइबोसोम्स कहा जाता है। और यह है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, राइट। उसके साथ ही एक होती स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ये एक तो इंट्रामोलिकुलर ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, साथ ही साथ व्हेन देयर इज अ सेल डिवीजन, तो यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट। फिर ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, राइट, इसके सरफेस पर ही जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके सरफेस पर ही मेम्ब्रेन बाउंड जो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं उनको ही क्या कहा जाता है, राइबोसोम्स कहा जाता है। और ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये एक तो साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसीलिए राइबोसोम्स को क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, राइट, जिसका शेप क्या होता है, डिफरेंट होता है और साइज भी डिफरेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की 4 विशेषताएं आप याद रखें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, द एक्टिव रेस्पिरेटरी साइट ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स टेक्स प्लेस एट द माइटोकॉन्ड्रिया। थर्ड, एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP at mitochondria, right? Therefore, mitochondria is known as powerhouse of the cell. Clear? उसके बाद में अगर हम देखें लाइसोसाइम is also membrane bound structure which is composed of digestive enzymes। और लाइसोसोम में अप्रोक्सीमेटली 24 टाइप के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। लाइसोसाइम का कार्य क्या होता है, लाइसोसाइम लार्ज फूड पार्टिकल्स को सिंथेसिस करता है। इसके अलावा सेल में जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, डेड सेल्स होती हैं, उनको भी डाइजेस्ट करने का काम लाइसोसोम का होता है। और जब कभी भी कोई वेस्ट मटेरियल होता है तो लाइसोसाइम उसके पास जाकर एंजाइम्स को सेक्रेट करते हैं। समटाइम्स इन दिस प्रोसेस देयर इज एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ एंजाइम्स and in this process lysozymes are destroyed. Therefore lysozymes are also known as suicidal bag of the cell, right? Next हो जाएगा Golgi apparatus, right? Golgi apparatus is the cell organelle, right? जो कि Golgi apparatus एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल होता है जो कि सेल में फूड की पैकेजिंग के लिए, राइट, फूड की पैकेजिंग के लिए उनको स्पेसिफिक डेस्टिनेशन पर ये जो है ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। देयरफॉर गोल्जी अपैरेटस को ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ द सेल भी कहा जाता है। कैमुले गोल्जी के नाम पर ही इनको गोल्जी अपैरेटस भी कहा जाता है। क्लियर? फिर अगर हम देखें तो प्लास्टिड, अब देखिए जो सेल वाल है, राइट, सेल वाल एंड प्लास्टिड, these are the two cell organelles which are specifically found in plant cell. Plastid क्या होते हैं? Plastids are membrane bound structures composed of pigments
और पिगमेंट्स के आधार पर जो प्लास्टिड है वो 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। सेकेंड हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड्स डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कलर टू द प्लांट्स, राइट, लाइक जेंथोफिल हो जाएगा, राइट। फिर तीसरा हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द स्टोरेज ऑफ फूड एंड इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब उसके बाद में अगर हम देखें तो हमारे पास में एक बचा है वेक्यूल, राइट। सो वेक्यूल इज द फूड स्टोरेज बबल। तो वेक्यूल इज द फूड स्टोरेज बबल, और वेक्यूल में ही फूड और इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो है स्टोर होते हैं, साथ ही साथ कुछ वेस्ट मटेरियल भी स्टोर किया जाता है। वेक्यूल का जो साइज है वो प्लांट सेल होती है उसमें जो वेक्यूल है उसका साइज लार्ज होता है। फिर माइक्रोबॉडीज हो जाएगा। माइक्रोबॉडीज जो है वो सेल डिवीजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और उसी तरीके से सेंट्रोसोम भी जो है सेंट्रोसोम सेल डिवीजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड साइटोप्लाज्म एज वेल एज डिफरेंट ऑर्गेनेल्स विच आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म. Now in this lecture we will focus on nucleus, right? So let's study nucleus. What is nucleus? See, the nucleus is double membrane organelle found in all eukaryotic cell. क्योंकि हमने देखा था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो प्रिमिटिव होती हैं और सिंपल होती हैं, क्योंकि उनमें इवॉल्व्ड न्यूक्लियस अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए यूकैरियोटिक सेल में ही जो है इवॉल्व्ड न्यूक्लियस पाया जाता है. तो न्यूक्लियस क्या होता है, राइट, इसके बारे में आपको 4 फैक्ट्स को रिमेंबर याद रखना, राइट. द न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन्ड ऑर्गन. द न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन्ड ऑर्गन फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल. जो न्यूक्लियस है वो डार्क होता है, राउंड होता है, आल्सो सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जस्ट लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन. नेक्स्ट हो जाएगा जो न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल ऑफ द सेल, राइट, which control the cellular activities, which works as the control center of the cellular activities. साथ ही साथ जो सेल का जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस में ही क्या होता है, अवेलेबल होता है. इसीलिए न्यूक्लियस को ही क्या कहा जाता है, स्टोर हाउस ऑफ द न्यूक्लियस कहा जाता है. और न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को हम 4 भागों के माध्यम से समझ सकते हैं. सबसे हो जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फर्स्ट, सेकेंड हो जाएगा न्यूक्लियोलस हो जाएगा, क्रोमेटिन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम्स हो जाएगा. तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो न्यूक्लियस है उसके स्ट्रक्चर को समझते हैं. तो सबसे पहले अगर न्यूक्लियस पर 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है तो हम इन पॉइंट से जो है हम इंट्रोडक्शन दे सकते हैं. तो व्हाट इज न्यूक्लियस? द न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन्ड ऑर्गेनेल found in all eukaryotic cell. Nucleus is dark, round, surrounded by plasma membrane, right. Nucleus is the largest organelle of the cell which functions as the control center of the cellular activities. साथ ही साथ nucleus is the storehouse of cells DNA. nucleus की जो है डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी 1831 में. अब हम जो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर है उनको इन ऑर्गेनेल के माध्यम से समझेंगे. सबसे पहला हो जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अ पोरस डबल मेम्ब्रेन जस्ट लाइक सेल मेम्ब्रेन. जैसे हमने देखा था कि जो एनिमल सेल हैं, एनिमल सेल के चारों ओर एक लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई क्या पाई जाती है, लेयर पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. उसी तरीके से ये जो सेंटर होता है, सेंटर के चारों ओर एक पूरस डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसी को ही क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है, राइट. सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज पोरस डबल मेम्ब्रेन जस्ट लाइक सेल मेम्ब्रेन एंड फॉर्म्स अ वॉल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस. यही इसका क्या होता है, फंक्शन होता है. और जो आउटर लेयर ऑफ द जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा होता है जिस पर राइबोसोम्स होते हैं, राइट.
तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसे ये क्या है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जेनेटिक मटेरियल हो जाएगा। तो इसको सेपरेट करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज पोरस डबल मेम्ब्रेन, राइट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज पोरस डबल मेम्ब्रेन लाइक सेल मेम्ब्रेन, जो कि एक वॉल को फॉर्म करती है किसके बीच में, साइटोप्लाज्म के बीच में एवं न्यूक्लियस के बीच में। और द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अटैच्ड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस पर भी राइबोसोम्स जो है वो अवेलेबल होते हैं। फिर नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर न्यूक्लियोलस हो जाएगा। न्यूक्लियोलस क्या होता है कि देखिए जो सेंटर होता है, राइट, तो जो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में एक विदाउट मेम्ब्रेन स्फेरिकल स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको ही क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोलस कहा जाता है। सो देयर इज टाइनी स्फेरिकल बॉडी विच इज नोन एज न्यूक्लियोलस इन द न्यूक्लियस, राइट। तो जो न्यूक्लियस होता है उसमें ही क्या पाया जाता है, एक टाइनी बॉडी पाई जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोलस कहा जाता है। सो देयर इज अ टाइनी स्फेरिकल बॉडी विच इज नोन एज न्यूक्लियोलस इन द न्यूक्लियस। अब जो न्यूक्लियस है उसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है, ध्यान से समझना। न्यूक्लियोल्स है, राइट। सो न्यूक्लियोलस हैज स्पेसिफिक रोल इन सेल डिवीजन। तो जो न्यूक्लियोलस है उसका सेल डिवीजन में इंपॉर्टेंट रोल होता है, राइट। ये मुझे सही नहीं लगता है तो इस पॉइंट को हम छोड़ देते हैं। तो देखिए देयर इज अ टाइनी स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस विच इज नोन एज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का स्पेशल रोल होता है किसमें, सेल डिवीजन में। इसके साथ ही न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए, इसीलिए न्यूक्लियोलस को क्या कहा जाता है, आरएनए स्टोर कहा जाता है। तो वेरी क्लियर है, राइट। न्यूक्लियस में विदाउट मेम्ब्रेन एक टाइनी स्फेरिकल बॉडी होती है जिसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है, जिसका स्पेशल रोल होता है सेल डिवीजन में। साथ ही साथ न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ राइबोसोमल आरएनए, इसलिए इसको आरएनए स्टोर हाउस भी कहते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा क्रोमेटिन, राइट। तो जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में जो है वेरी फाइन एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, क्रोमेटिन नेटवर्क पाया जाता है, राइट। सो देयर इज वेरी फाइन एंड एलाबोरेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच आर फाउंड इन न्यूक्लियस, और उनको ही क्या कहा जाता है, क्रोमेटिन नेटवर्क कहा जाता है। जैसे ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा, राइट। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको ही क्रोमेटिन कहते हैं। और जब सेल डिवीजन होता है तो यही क्रोमेटिन जो है थिक रॉड के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, क्रोमोसोम कहा जाता है। तो क्रोमेटिन को अगर 3 नंबर में डिफाइन करना हो तो हम लिख सकते हैं, राइट, वेरी फाइन। क्रोमेटिन को हम लिख सकते हैं वेरी फाइन एंड एलाबोरेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर फाउंड इन न्यूक्लियस विच आर नोन एज क्रोमेटिन network, right. At the time of division, these very fine and elaborate thread like structure condenses, right, and becomes like a thick rod, और इस thick rod को ही क्या कहा जाता है, क्रोमोसोम कहा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा क्रोमोसोम। तो अभी हमने समझा है क्रोमोसोम्स आर thin, thick rod and thread like structures which carry another genetic material which is known as gene, right. तो chromosomes are thin and thread like structures which carry another important structure known as gene। और जो जीन होती है ये हेरिडिटरी यूनिट होती है। जीन्स आर हेरिडिटरी यूनिट इन ऑर्गेनिज्म, इट हेल्प्स इन इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इस तरीके से जो क्रोमोसोम्स हैं वो जेनेटिक मटेरियल को जीन के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, राइट। तो अब हम यहाँ पर जो है फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लियस को भी समझते हैं। देखिए न्यूक्लियस का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, मॉनिटरिंग सेलुलर एक्टिविटीज, राइट। सो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस इज मॉनिटरिंग सेलुलर एक्टिविटीज इंक्लूडिंग
मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ, राइट। और ये किस माध्यम से होता है, राइट, थ्रू डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो ये पहला फंक्शन हो जाएगा। तो द प्राइमरी फंक्शन, right, the primary function of the nucleus is to monitor cellular activities including metabolism and growth by making use of DNA's genetic information। ये प्राइमरी क्या हुआ, फंक्शन हुआ। दूसरा हमें पता है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ही क्रोमेटिन पाए जाते हैं और क्रोमेटिन से ही क्रोमोसोम फॉर्म होते हैं। क्रोमोसोम की जो यूनिट है, क्रोमोसोम में ही जीन होती है जो कि इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अर्थात जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होते हैं उसके ट्रांसफॉर्मेशन में या उसके ट्रांसफर में न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वहीं तीसरी चीज हमने समझा था कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है, राइट। एंड न्यूक्लियोलस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एज वेल एज आरएनए सिंथेसिस, राइट। और फोर्थ हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस इन द न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन। तो ये चार जो है न्यूक्लियस के फंक्शन हो जाएंगे। पहला, राइट, मॉनिटरिंग सेल्यूलर एक्टिविटीज। सेकेंड, ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, राइट। थर्ड हो जाएगा ये प्रोटीन सिंथेसिस एंड आरएनए सिंथेसिस की साइट होती है, राइट। और जो न्यूक्लियोलस है उसके माध्यम से न्यूक्लियस सेल डिवीजन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस तरीके से अगर 11 मार्कर में पूछा जाए व्हाट इज न्यूक्लियस, राइट, व्हाट इज न्यूक्लियस ऑफ द सेल, राइट डाउन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द सेल, तो हम ये पूरा का पूरा उत्तर लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन में न्यूक्लियस को डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस, स्ट्रक्चर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, न्यूक्लियोलस को, क्रोमेटिन को, क्रोमोसोम्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं और लास्ट में हम फंक्शंस को भी लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए, अब यहां पर जो क्रोमोसोम है इनसे इंडिविजुअली 5 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देयरफॉर वी विल स्टडी क्रोमोसोम, राइट। तो क्रोमोसोम को हम समझते हैं यहां पर। तो देखिए, क्रोमोसोम आर थिन एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच कैरी अनदर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर नोन एज जीन, राइट, जो कि किस में पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन है जिसको हमने अभी पढ़ा था। तो क्रोमोसोम्स आर थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच कैरी अनदर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर नोन एज जीन इन द न्यूक्लियस। जो क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट, क्रोमोसोम्स जो होते हैं, क्रोमोसोम्स आर विजिबल एज फाइन लॉन्ग एंड कॉइल्ड थ्रेड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल एंड क्लियरली विजिबल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। क्योंकि हमने देखा था कि नॉर्मली न्यूक्लियस में वेरी फाइन एंड एलाबोरेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको ही क्या कहते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं। और जब सेल डिवीजन होता है तो यही क्रोमेटिन नेटवर्क कंडेंस होता है और कंडेंस होकर यह फाइन लॉन्ग एंड क्वाइल्ड थ्रेड के रूप में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है या विजिबल हो जाता है। उसे ही क्या कहा जाता है, क्रोमोसोम कहा जाता है, राइट। क्रोमोसोम का जो टॉप पार्ट होता है उसको ही क्या कहते हैं, टेलोमियर कहते हैं। अब जो क्रोमोसोम होते हैं वो किससे फॉर्म होते हैं? सो क्रोमोसोम आर मेनली मेड अप ऑफ डीएनए, कितना, 40%। तो क्रोमोसोम्स आर मेनली मेड अप ऑफ डीएनए 40% एंड बेसिक हिस्टोन प्रोटीन 60%। तो जो क्रोमोसोम है उसमें 60% हिस्टोन प्रोटीन होता है एंड 40% क्या होता है, डीएनए होता है, राइट। जो जितने भी यूकैरियोटिक सेल होती है उनमें सर्टेन नंबर ऑफ क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। 3 मार्कर के लिए याद रखना, ऑल यूकैरियोटिक सेल हैव सर्टेन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। जैसे ह्यूमंस की बात करते हैं तो ह्यूमंस में फिक्स्ड कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 होते हैं। वहीं मंकीज में भी फिक्स्ड होता है, राइट। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें क्रोमोसोम्स की जो नंबर होते हैं वो सर्टेन होते हैं। तो ऑल यूकैरियोटिक सेल्स हैव सर्टेन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। और जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स किससे मिलकर बने होते हैं, डीएनए से। और डीएनए की स्पेसिफिक यूनिट क्या कहलाती है, जीन। और जीन के माध्यम से ही जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो 1 जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास
होती है। इस तरीके से क्रोमोसोम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो ह्यूमंस में कितने 46 क्रोमोसोम होते हैं, बट क्रोमोसोम्स जो हैं वो पेयर में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? पेयर में पाए जाते हैं। सो ह्यूमंस हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम और ह्यूमंस हैव 46 क्रोमोसोम्स। क्लियर? अब एक चीज मैं आपको इस एग्जांपल से समझाना चाहता हूं, वो है कि हाउ द सेक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज डिटरमाइंड, या हाउ इज द सेक्स इज डिटरमाइंड इन ह्यूमन। तो उसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। तो देखिए, सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है कि जो चाइल्ड है वो गर्ल होगा या बॉय चाइल्ड होगा, राइट? तो उसको अगर हम बायोलॉजिकली समझें तो देखिए, ह्यूमन में 46 अर्थात 23 क्या होते हैं? 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। 23 पेयर में से 22 पेयर जो क्रोमोसोम होते हैं वो मेल और फीमेल में क्या होते हैं? सेम होते हैं। बट जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो मेल और फीमेल में अलग होता है। जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो फीमेल में XX होता है, राइट? और साथ ही साथ मेल में क्या होता है? XY होता है। तो फीमेल में XX और मेल में क्या होता है? XY होता है। अब देखिए, अगर फीमेल का X फैक्टर और मेल का X फैक्टर अगर आपस में मिलते हैं, राइट, या इनके मिलने से जाइगोट बनता है, तो क्या होगी? यहाँ पर गर्ल होगी, राइट? फिर अगर जैसे मैंने मान लिया कि फीमेल का ये सेकेंड फैक्टर जो कि X है और यहाँ पर मेल का जो फर्स्ट फैक्टर X, ये दोनों मिलेंगे तब भी क्या होगा? गर्ल होगा। अब जैसे मैं मान लेता हूं कि गर्ल का फर्स्ट जो X फैक्टर है और यहाँ पर बॉय, तो यहाँ पर क्या होगा? बॉय होगा, राइट? और ये सेकेंड वाला X फैक्टर और यहाँ का Y फैक्टर मिले तो भी क्या होगा? बॉय होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो 23rd पेयर का जो फीमेल का क्रोमोसोम है वो चाहे ये X फैक्टर रहे चाहे ये X फैक्टर रहे, उससे सेक्स डिटरमाइन नहीं होगा। सेक्स डिटरमाइन क्या होगा? इस Y फैक्टर से होगा। तो जब Y फैक्टर और X फैक्टर मिलेंगे तो जो है बॉय चाइल्ड होगा। इस तरीके से जो है सेक्स क्या होता है? डिटरमाइन होता है। क्लियर? इसलिए जो 23rd पेयर है उसको ही क्या कहा जाता है? सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। ठीक है? अब ह्यूमन में 46 जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये फिक्स्ड होते हैं। क्लियर? तो हम यहाँ पर क्रोमोसोम को भी अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम समझते हैं यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? बिल्कुल सिंपल सा आंसर हो जाएगा। हो सकता है ये 5 मार्कर में पूछा जाए, व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड, राइट? या फिर आपसे DNA के बारे में पूछा जा सकता है या RNA के बारे में पूछा जा सकता है। तो इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। देखिए, द जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एंड द सब्सटेंस दैट कंडक्ट्स जेनेटिक एक्टिविटीज इज नोन एज न्यूक्लिक एसिड। सिंपल, जो न्यूक्लियस में पाया जाता है और जो जेनेटिक एक्टिविटी को कंडक्ट करता है वही क्या कहलाता है? न्यूक्लिक एसिड कहलाता है, राइट? न्यूक्लिक मतलब न्यूक्लियस में पाया जाने वाला, राइट? सो द जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड द सब्सटेंस दैट कंडक्ट्स जेनेटिक एक्टिविटीज इज नोन एज न्यूक्लिक एसिड। और जो न्यूक्लिक एसिड है ये किसी भी न्यूक्लियस की इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, अर्थात जो न्यूक्लिक एसिड है वो मूव नहीं करता है। जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो समझते हैं। ईच मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज मेड अप ऑफ 1000 ऑफ यूनिट्स ऑफ मोनोमर्स, राइट? और उनको ही क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है। तो ईच मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज मेड अप ऑफ 1000 ऑफ यूनिट्स और मोनोमर्स, और उनको ही क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोटाइड से कहा जाता है। इस तरीके से न्यूक्लिक एसिड बनता है किससे? न्यूक्लियोटाइड से, राइट? और जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। जो न्यूक्लिक एसिड है उसको किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? फ्रेडरिक मिस्चर के द्वारा। तो फ्रेडरिक मिस्चर डिस्कवर्ड द न्यूक्लिक एसिड, राइट? और ये जो इसका जो नेचर है वो कैसा होता है? एसिडिक होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है।
न्यूक्लिक एसिड जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, राइट। अब अगर हम देखें तो जो फ्रेडरिक मिक्सचर थे, फ्रेडरिक मिक्सचर फर्स्ट आइसोलेटेड डीएनए और उन्होंने डीएनए को क्या नाम दिया था, न्यूक्लियो नाम दिया था, बट अल्टमैन ने उसको न्यूक्लिक एसिड का नाम दिया था। बाद में जाकर जो डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल है उसको किसने दिया था, वॉटसन एवं क्रिक ने दिया था। ये 3 मार्कर के लिए आप याद रखें, राइट। पूछा जा सकता है कि हु गैव द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, तो वॉटसन एंड क्रिक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल को दिया था। अब अभी हमने समझा है कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। देखिए द न्यूक्लिक मटेरियल, राइट, ये हम कह सकते हैं कि द सब्सटेंसेस विच इज फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल इज नोन एज न्यूक्लिक एसिड। और जो न्यूक्लिक एसिड है वो दो प्रकार का होता है, डीएनए और आरएनए, राइट। तो जो न्यूक्लिक एसिड है वो किससे मिलकर बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से, और न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना होता है, फास्फोरिक एसिड और न्यूक्लियोसाइड से। तो मैं यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से आपको पूरा का पूरा जो है समझा रहा हूँ, राइट। तो डीएनए हो चाहे आरएनए हो, दोनों किससे मिलकर बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड से। तो न्यूक्लिक एसिड जैसे डीएनए और आरएनए दोनों न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं, और न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बनते हैं, एक हो जाएगा फास्फोरिक एसिड और दूसरा हो जाएगा यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड से, राइट। अब जो फास्फोरिक एसिड है उसमें जो एक तो न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर बनता है फास्फोरिक एसिड से और न्यूक्लियोसाइड से। अब जो न्यूक्लियोसाइड होता है वो नाइट्रोजन बेस और किससे मिलकर बना होता है, शुगर से। किससे, नाइट्रोजन बेस और शुगर से। तो जो डीएनए में नाइट्रोजन बेस होता है वो भी फिर दो प्रकार का होता है, एक पिरामिडीन, राइट, पिरामिडीन नाइट्रोजन बेस होता है और प्यूरिन नाइट्रोजन बेस होता है। तो डीएनए में पिरामिडीन नाइट्रोजन बेस में एक तो थाइमीन होता है और दूसरा साइटोसिन होता है। प्यूरिन्स में क्या होता है, एडेनिन होता है और ग्वानिन होता है। और शुगर में क्या होती है, डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है। यही का यही फंक्शन किसका होता है, आरएनए का। आरएनए भी किसके मिलकर बनता है, न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड फास्फोरिक एसिड और किससे मिलकर बनता है, न्यूक्लियोसाइड से। फिर ये किससे मिलकर बनता है, नाइट्रोजन बेस से, राइट, और शुगर से। अब जो आरएनए होता है उसमें शुगर डीएनए में होती है डीऑक्सीराइबो शुगर और आरएनए में होती है केवल और केवल राइबो शुगर। बाकी का आरएनए में भी पिरिमिडीन बेस होती है और प्यूरिन बेस होती है। अंतर केवल और केवल यहाँ पर यूरेसिल का आ जाता है, जिसको हम आगे समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं डीएनए। ये अपने आप में 5 मार्कर में पूछा जाने वाला प्रश्न है। व्हाट इज डीएनए? सबसे पहली चीज तो डीएनए की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल दैट सर्व्स टू पास ट्रेट्स फ्रॉम प्रेजेंट पेरेंट्स टू क्या हो जाएगा, ऑफस्प्रिंग हो जाएगा। तो ये 3 मार्कर के लिए क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल दैट सर्व्स टू पास ऑन ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू क्या हो जाएगा, ऑफस्प्रिंग हो जाएगा। अर्थात डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि आनुवांशिक गुणों को जो है पेरेंट्स से उनके बच्चों तक क्या करता है, ट्रांसफर करता है। जो डीएनए है, डीएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड that combines with protein to form structure of chromosome, राइट। तो डीएनए न्यूक्लिक एसिड होता है जो कि प्रोटीन के साथ में, स्पेशली हिस्टोन प्रोटीन के साथ में मिलकर किसको बनाता है, क्रोमोसोम को बनाता है, राइट। इट इज स्प्रेड इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। तो ये थ्रेड के समान में बिखरा हुआ रहता है और इसके डबल हेलिक्स मॉडल को वाटसन एवं जो है तो क्रिक ने क्या किया था, रिप्रेजेंट किया था। तो वाटसन एवं क्रिक ने ही डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ द जो डीएनए था उसको क्या किया था, दिया था। डीएनए कहां पर पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। बट इन एडिशन टू द न्यूक्लियस सम अमाउंट ऑफ डीएनए इज फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट एज वेल। ठीक है, अब जो डीएनए है उसके स्ट्रक्चर को अभी हमने समझा था। डीएनए के स्ट्रक्चर, डीएनए किससे मिलकर बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, फास्फोरिक एसिड और न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बनता है, नाइट्रोजन बेस से, राइट। तो डीएनए में
डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस होती है, डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस होती है उसमें एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन होता है। शुगर कौन सी होती है? 2-डीऑक्सीराइबो शुगर होती है। और क्या होती है? फॉस्फेट शुगर होती है, राइट। जो फॉस्फोरिक एसिड होता है, तो हमेशा आप ध्यान रखें कि डीएनए में जो नाइट्रोजेनियस बेस होता है वो हमेशा फिक्स्ड रहता है। एडेनिन किसके साथ में? थाइमिन के साथ में। और ग्वानिन किसके साथ में? साइटोसिन के साथ में जुड़ा रहता है। आरएनए में केवल एक अंतर होता है कि आरएनए में जो थाइमिन है, राइट, इसकी जगह पर क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। अर्थात यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो थाइमिन है इसकी जगह पर आरएनए में क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। और शुगर में यहाँ पर राइबो शुगर पाई जाती है। बाकी का जो स्ट्रक्चर है वो डीएनए एवं आरएनए का लगभग क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं यहाँ पर राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड इज स्कैटर्ड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। तो जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है वो साइटोप्लाज्म में जो है बिखरा हुआ रहता है। ये सिंगल कॉइल्ड क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। और ये प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करता है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ध्यान रखना, डीएनए जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको वन जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन में ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वही आरएनए सिंगल कॉइल्ड होता है और यह प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है, राइट। जो आरएनए है वो नॉन जेनेटिक मटेरियल होता है, बट कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनमें ये जेनेटिक मटेरियल को भी कंटेन करता है। जैसे क्या हो जाएगा? टोबैको मोसैक वायरस हो जाएगा। 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। एक क्या होता है? मैसेंजर आरएनए, फिर राइबोसोमल आरएनए और क्या हो जाएगा? टीआरएनए हो जाएगा। मैसेंजर ये सूचना को भेजता है, तो मैसेंजर आरएनए ब्रिंग्स द इंफॉर्मेशन इम्प्रिंटेड टू द डीएनए टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो यह प्रोटीन सिंथेसिस की साइट तक जो डीएनए की इम्प्रिंट मैसेज होता है उसको लेकर आता है, इसलिए इसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं। फिर दूसरा हो जाएगा आरआरएनए। तो जो आरएनए का 80% होता है वो क्या होता है? आरआरएनए ही होता है। ठीक है, साथ ही साथ its main function is to assist in the structural organization of the ribosome। तो राइबोसोम का जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें आरआरएनए ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर टी ट्रांसफर आरएनए हो जाएगा। ट्रांसफर आरएनए इज द स्मॉलेस्ट आरएनए। ये टी आरएनए स्मॉलेस्ट आरएनए होता है एंड इट्स मेन फंक्शन इज टू ब्रिंग अमीनो एसिड टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो इस तरीके से हमने डीएनए और आरएनए को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। देयर इज पॉसिबिलिटी दैट 5 मार्कर क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, तो इसको भी हम जो है अच्छे से समझ लेते हैं। तो कंपैरिजन बिटवीन टीएनए एंड आरएनए, राइट। उसका जो बेस है वो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा है, यहाँ पर बेस क्या है, आधार क्या है, डीएनए एंड आरएनए। सबसे पहला क्या हो जाएगा? प्रेजेंस। डीएनए कहाँ पर पाया जाता है? सो डीएनए इज प्रेजेंट न्यूक्लियस। कहाँ पर? न्यूक्लियस में। तो डीएनए न्यूक्लियस में पाया जाता है, बट न्यूक्लियस के अलावा भी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। वहीं आरएनए इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस हो जाएगा। दूसरा अगर हम देखें तो डीएनए में जो पिरामिडीन बेस होता है वो है साइटोसिन होता है और थाइमिन होता है, राइट। अब मैंने आपको बताया था कि केवल अंतर किसका होता है? थाइमिन का। तो पिरामिडीन बेस में साइटोसिन एवं थाइमिन की जगह पर आरएनए में क्या होता है? यूरेसिल होता है। प्यूरिन बेस समान होता है, एडेनिन ग्वानिन, राइट। पेंटोज जो शुगर होती है वो डीएनए में होती है डीऑक्सीराइबो और आरएनए में होती है केवल राइबो, राइट। इसका वर्क क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और आरएनए का फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। चलिए अब यहाँ पर जीन के बारे में भी हम पढ़ते हैं। हो सकता है यहाँ से 3 मार्कर या 5 मार्कर क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो देखिए जीन क्या होती है? जीन आर अ हेरिडिटरी यूनिट इन ऑर्गेनिज्म। इट हेल्प्स इन द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। देखिए अगर हम देखें तो क्रोमोसोम, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्रोमोसोम मिलकर बनते हैं डीएनए
40% और हिस्टोन प्रोटीन 60%। और जो डीएनए की जो स्पेसिफिक यूनिट होती है उसको ही क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। तो जीन्स आर अ हेरिडिटरी यूनिट इन ऑर्गेनिज्म, राइट। इट हेल्प्स इन द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। हैज द न्यूक्लियस कंट्रोल्स, राइट। इस तरीके से थ्रू जीन, राइट, या हम एक तरीके से देखें तो जीन के माध्यम से जो न्यूक्लियस है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स को क्या करता है, या जो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस ऑफ जो सेल है उनको क्या करता है, मॉनिटर करता है। जीन इज अ स्पेसिफिक यूनिट ऑफ डीएनए, जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन को क्या करती है, परफॉर्म करती है। तो डीएनए की स्पेसिफिक यूनिट को ही डीएनए की स्पेसिफिक यूनिट को ही जीन कहा जाता है, राइट। जो वायरस है, जीन इन वायरस इज मेड ऑफ डीएनए एंड आरएनए। तो वायरस में जो जीन है वो डीएनए एवं आरएनए की मिलकर बनी होती है। तो वहीं यूकैरियोटिक सेल में जो जीन है वो डीएनए की मिलकर बनी हुई होती है। जीन परफॉर्म देयर फंक्शन थ्रू एंजाइम्स, राइट। और जो एंजाइम है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरीके से 5 नंबर में अगर जीन के बारे में पूछा जाए तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। नाउ अब हमें सेल डिवीजन पढ़ना, बट बिफोर दैट वी नीड टू स्टडी व्हाट इज एनिमल सेल एंड व्हाट इज प्लांट सेल। इनकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल है, डायग्राम में बस अंतर है। ये जो सेल है ये क्या हो जाएगी, एनिमल सेल हो जाएगी। और इसी के ऊपर अगर आप सेल वॉल भी बना देंगे इस तरीके से तो वो कौन सी सेल हो जाएगी, ये जो हो जाएगी ये हो जाएगी प्लांट सेल हो जाएगी। हालांकि एक को ध्यान रखना है कि जो प्लांट सेल होती है वो थोड़ी क्या होती है, इस तरीके से आयताकार होती है, वही जो एनिमल सेल होती है वो स्फेरिकल होती है। तो सबसे पहले एनिमल सेल क्या होती है, राइट। द सेल्स विच आर फाउंड इन एनिमल्स। तो एनिमल्स, राइट, एनिमल्स में जो सेल पाई जाती हैं उनको द सेल्स विच आर फाउंड इन एनिमल्स आर नोन एज एनिमल सेल। और जो सेल प्लांट में पाई जाती है उनको प्लांट सेल कहते हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, उनको हम एक एक करके समझते हैं। ये भी 5 मार्कर के रूप में पूछा जा सकता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। चलिए पहला अंतर क्या हो जाएगा, साइज का। तो देखिए जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल्स आर यूजुअली स्मॉल, जिनका साइज कितना होता है 30 माइक्रोमीटर होता है, राइट। तो जो एनिमल सेल होती है, एनिमल सेल आर यूजुअली स्मॉल होती हैं, वहीं जो प्लांट सेल होती हैं वो एनिमल सेल की तुलना में लार्ज होती हैं। दूसरा शेप, एनिमल सेल्स आर ऑफ डिफरेंट साइज। तो एनिमल सेल का साइज, एनिमल सेल का जो साइज है वो छोटा होता है, वहीं प्लांट सेल का साइज लार्ज होता है। एनिमल सेल्स जो होती हैं वो डिफरेंट शेप्स की होती हैं, राइट। जैसे ये सर्कुलर भी हो सकती हैं और इररेगुलर भी हो सकती हैं। वहीं जो प्लांट सेल्स होती हैं, प्लांट सेल्स आर यूनिफॉर्म इन शेप, या तो ये स्क्वायर होती हैं और कैसी होती हैं, क्यूबॉइडल होती हैं। तो मैंने अभी आपको बताया ना, जो प्लांट सेल होती है वो थोड़ी सर्कुलर होती है, इस तरीके से अंडाकार, राइट। और जो प्लांट सेल होती हैं वो थोड़ी कैसी होती हैं, क्यूबॉइड होती हैं या फिर जो है स्क्वायर होती हैं। एनर्जी स्टोरेज, तो एनर्जी स्टोर्ड इन एनिमल सेल्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लाइकोजन। तो जो एनिमल सेल हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइकोजन के रूप में एनर्जी स्टोर होती है। तो वहीं प्लांट सेल में क्या होती है, स्टार्च। इसीलिए आप चाहे राइस खाएं या वीट को कंज्यूम करें, आप क्या कंज्यूम करते हैं, स्टार्च, क्योंकि प्लांट सेल में एनर्जी किस रूप में स्टोर होती है, स्टार्च के रूप में। फिर ग्रोथ की बात करते हैं तो एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ एनिमल सेल इज ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स। तो जैसे ही एनिमल सेल के नंबर ज़्यादा होंगे तो उनसे जो एनिमल सेल है उसका साइज बढ़ जाता है। परंतु ग्रोथ इन द प्लांट सेल्स मेनली अकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन सेल साइज, राइट। तो जो प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ का कारण क्या है कि उनकी सेल का साइज बढ़ जाता है, जबकि जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो ग्रोथ होती है वो नंबर ऑफ द सेल्स के बढ़ने से ही होती है। फिर सेल वॉल की बात करें, ये तो बिल्कुल इजी है, राइट।
जो सेल वॉल है वो एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है, वहीं जो प्लांट सेल है उनमें पाई जाती है। बेसिक प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड जो है एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, तो ये प्लांट सेल में क्या होता है, पाया जाता है। इसके डायग्राम के बारे में मैंने आपको बता दिया है। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड द structure and functions of the cell. On the basis of questions which were asked in the previous examination, we would study cell division as well, right? So therefore we will meet in next lecture and we will study cell division. Till then, thank you.